नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह की राह में सदका दीजिए और सदका देकर कई परेशानियों से, बलायात से, आफात से महफूज रहिए। तो अल्लाह ताला के यानी राह में सदका देने वाले जो होते हैं वो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है। यहाँ तक हदीस मुबारक में आया है कि जब रोज़ क़यामत हिसाब किताब होगा तो उस वक्त जो सदका देने वाले होते हैं और अपने सदक़े के साए में होंगे। तो बहरहाल हमारे को अल्लाह ताला से यही दुआ हमारी ये है कि अल्लाह ताला हमें सदक़ात देने और ज़कात देने, अतियात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक क़ब्रों का सवाल है, सामान 100 बरस का है, पल की ख़बर नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, बड़े बड़े दावे करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब ये दावे करते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्हें पूरी अच्छी तरह मालूम होता है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो होने वाला है। मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो मगरबी बंगाल दोबारा उस वक्त लौट आएंगे जब 4 मई को बीजेपी मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाएगी, यानी तक़रीब हलफ बर्दारी बीजेपी हुकूमत की होगी 4 मई को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा है और ऐसे कहा है जैसे कि नतायज जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ में हो, इलेक्शन कमीशन के हाथ में ना हो, आवाम के हाथ में ना हो, बल्कि और जो उम्मीदवारों की किस्मत है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद नहीं है बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ में, उनके जेब में बंद हो गए हैं। तो बहरहाल ये तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रहे। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला अमित शाह भी बार बार यही कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल में बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि पहले मरहले के इंतखाबात 23 अप्रैल को मुनक़िद हुए थे और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 23 अप्रैल को 152 उम्मीदवारों की खिस्मत, यानी 152 हलकों के उम्मीदवारों की खिस्मत का फैसला EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बंद हो गया था। और आप ये भी बता दूं कि 90% से ज़्यादा पोलिंग हुई और उस पोलिंग को लेकर तमाम जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, ये सियासी तजिया निगार हैं, सियासी पंडित हैं, तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा यानी परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे कि आखिर इस कदर ज़्यादा वोटिंग कैसे हुई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि 3000 से ज़ायद जो है मरकज़ी फोर्सेस यानी नीम पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। और आप अंदाज़ा कीजिए कि मगरबी बंगाल है कि किसी दुश्मन मुल्क नहीं है, वहाँ पर आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह फ़ौज को उतारा गया, किस तरह नीम फौजी फोर्सेस को उतारा गया, पुलिस को उतारा गया है, NIA को उतारा गया, ED को उतारा गया, इनकम टैक्स को उतारा गया, CBI को उतारा गया और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को उतारा गया। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल में जो मुकाबला है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के साथ साथ CBI है, ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या फिर NIA है या फिर CBI है और दूसरी जो मरकज़ी एजेंसियां हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार है, उन तमाम से मुकाबला दरपेश है। और एक औरत, मैं समझता हूँ एक नारी सब पे भारी का जो नारा लगाया गया वो मगरबी बंगाल में सुनाई दिया है। लेकिन दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए नाज़रीन आपको बता दूं कि जो इंतखाबी मुहिम थी आज अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक बड़े जलसे आम से भी खिताब किया और उन्होंने दावा किया कि मैं उस वक्त बंगाल वापस आऊँगा जब बीजेपी हुकूमत की तक़रीब हलफ बर्दारी मुनक़िद होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऐसे कह रहे हैं जैसे उन्हें पूरा अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी जीतने वाली है और उनके नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या आवाम नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म जारी करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर बीजेपी इंतखाबात जीतती है तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ हेरा फेरी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जिस यकीन के साथ कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी इक़्तिदार हासिल होगा बीजेपी को और हुकूमत तश्कील देगी और अमित शाह भी यही कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसे में TMC को जो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी होगी, क्योंकि 23 अप्रैल को इंतखाबात हुए, आज 27 अप्रैल है और 29 अप्रैल को दूसरे मरहले के इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में कुछ भी किया जा सकता है, गड़बड़ भी की जा सकती है। तो TMC क्या इसका मुकाबला कर पाएगी, एक अहम सवाल है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने भी इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और कहा कि वहाँ पर उन्होंने एक नारा लगाया, मोदी हुकूमत के 3 यार ED, CBI और ज्ञानेश कुमार
तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन पर उंगलियां उठाई जा रही है। उनके मुआखज़े की तहरीक को तो मुस्तरद कर दिया गया, यानी नोटिस जो दी गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ओपन मुआखज़े की तहरीक उनके खिलाफ चलाई जानी चाहिए और ओपन सेशन जो है उसमें मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म हो या स्पीकर हो या इवन आप देखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार है, उनके खिलाफ भी मुआखज़े की अवामी तहरीक चलाई जा सकती है, अवामी तहरीक को पेश किया जा सकता है। तो बहरहाल अब आपको बता दूं कि 29 अप्रैल को 152 जो हो गए हैं, 294 में से 152 असेंबली हल्कों के इंतखाबात तो 23 अप्रैल को हुए थे, माबाकी 29 अप्रैल को होंगे और 4 मई को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। सिर्फ मगरबी बंगाल ही नहीं है, आपको बता दूं कि पुडुचेरी जो मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है उसके भी इंतखाबी नताइज का 4 मई को ऐलान किया जाएगा। आसाम है, तमिलनाडु है, केरला है, उसके भी इंतखाबी नताइज जो हैं वो भी ऐलान कर दिए जाएंगे 4 मई को। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो, बड़े यानी तमतुराक़ के साथ उन्होंने वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाई। बार बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी वो एनडीए के 19 चीफ मिनिस्टर्स, तमाम मरकज़ी वज़रा, तमाम के तमाम, इवन अमित शाह और वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार मगरबी बंगाल का दौरा करते रहे और अजीब व गरीब बातें करते रहे और मुसलमानों के खिलाफ भी उन्होंने बकवास की, दरअंदाजी के खिलाफ भी बकवास की। इसका मतलब यह है कि 11 साल से आप क्या कर रहे थे, ये सवाल पैदा होता है और 11 साल से ये जो हालात पैदा हुए हैं ये बहुत ही डेंजर होते हैं। वैसे भी नाज़रीन हम आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, खबर ख्याल का सवाल है, तो आपको एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से है। रेवंत रेड्डी का कहना है केसीआर के बारे में कि केसीआर के वो दुश्मन नहीं है और केसीआर के वो अपोनेंट है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, दुश्मन नहीं है और ना ही कोई उनको मुखासिमत है किसी चीज़ की। तो बहरहाल नाज़रीन हम आपको बता दें कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, हमने ममता बनर्जी की खबर आपको सुनाई है, लेकिन जहाँ तक केसीआर का सवाल है, हमारे रेवंत रेड्डी कहते हैं कि उनको वो तो सिर्फ एक पॉलिटिकल अपोनेंट है, उनसे उनको कोई शख्सी मुखासिमत नहीं है और उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा केसीआर को शिकस्त से दो चार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर के लिए शिकस्त कोई नई बात नहीं है और कांग्रेस के लिए फतह या विक्ट्री जो है वो कोई नई बात नहीं है। तो बहरहाल ये खबर हमारे पास थी जो हमने आपको सुनाई है। लेकिन जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूं कि ममता बनर्जी 5 जनवरी 1955 को उनकी पैदाइश हुई और आज उनकी जो उम्र है 71 साल है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 76 साल की यानी उम्र में चल रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि ममता बनर्जी 15 वर्षों से यानी मगरबी बंगाल में इख्तिदार संभाले हुए हैं। अब देखना है 4 मई को क्या होता है, क्योंकि मोदी और अमित शाह बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि अगर मोदी आप देखेंगे कि किस तरह अगर मगरबी बंगाल हारते हैं तो समझिए कि फिर उनकी उस कदर यानी जलील होंगे, इस कदर लोग उन पर थू थू करेंगे क्योंकि एक औरत से और एक नारी शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाए। तो बहरहाल नाज़रीन ममता बनर्जी औरत है लेकिन वो औरत नहीं कि मोदी जिनके जैसा कि मोदी ने कहा था कि नारी शक्ति और बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी, और बिल्किस बानो जो गुजरात की बेटी है लेकिन मुसलमान होने की वजह से उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उसके साथ आपको बताता हूँ कि तासुब का मुजाहरा किया जाता है, इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया जाता है। और मोदी हुकूमत और बीजेपी की जो रियासती हुकूमत है वो आप देखेंगे कि बिल्किस बानो जो 2002 के गुजरात फसादात के दौरान सिर्फ उसकी उम्र बहुत ही कम उम्र थी और वो शादीशुदा थी, 3 साल की बच्ची उसके साथ थी और आपको बता दूं कि 5 माह की हामिला भी थी और उसकी बच्ची को यानी 3 साल की बच्ची को जो माँ के सीने से चिमटी हुई थी उसे छीन कर पटक दिया गया, कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया और उन दरिंदों का साथ मोदी हुकूमत ने बड़ी वफादारी के साथ दिया। और आपको बता दूं कि मोदी हुकूमत ने इसमें कोई यानी की बात नहीं है, शक व शुबे की बात नहीं है, बल्कि मोदी हुकूमत, मरकज़ की मोदी हुकूमत और रियासती की बीजेपी हुकूमत ने उनके कातिलों को यानी बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको और बिल्किस बानो के 7 अरकान ख़ानदान के कातिलों को उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई थी वो पूरी होने से पहले ही रिहा करने का हुक्म जारी किया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मोदी जी कितने नारी शक्ति की बात करते हैं, किस तरह नारियों की यानी ख़वातीन की इज्जत
عزت کرتے ہیں مودی جی. اگر بلقیس بانو مودی جی کی بیٹی ہوتی تو کیا کرتے وہ؟ کیا وہ اس کے ریپسٹ کو، اس کے قاتلوں کو، اس کے نواسے، اس کی بیٹی کے قاتلوں کو وقت سے پہلے ہی رہا کرتے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خاتون پہلوانوں کی بات آتی ہے، خاتون ریسلرز کی بات آتی ہے. ہر یعنی شرن سنگھ جو ہے یعنی آپ اندر ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا جو سربراہ تھا، وہ 7 خاتون پہلوانوں کے ساتھ وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اس نے ان کا جنسی استحصال کیا. اس میں ایک نابالغ لڑکی بھی شامل تھی اور پاکسو کے تحت بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پاکسو کے تحت مقدمہ جو تھا وہ واپس لے لیا گیا. لیکن مودی جی نے ان خواتین سے بھی معذرت خواہی نہیں کی. اب ذکیہ جعفری، ان کی جن کے شوہر کو گلبرگ سوسائٹی جو تھی وہاں پر فسادیوں نے، دنگائیوں نے، فرقہ پرست کتوں نے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جلا دیا تھا، زندہ جلا دیا تھا. 60 سے زائد وہاں کے مکین زندہ جل کر شہید ہو گئے تھے، جن میں احسان جعفری جو ذکیہ جعفری کے شوہر تھے، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. لیکن مودی نے ان سے بھی معافی نہیں مانگی. تو مودی جی جو ہیں وہ خواتین کا احترام نہیں کرتے. اگر کرتے تو وہ ضرور اس طرح کی خواتین سے معافی ضرور مانگتے. تو بہرحال ناظرین، اب ممتا بنرجی کی جب بات آتی ہے تو مودی جی ایک خاتون ہے اور وہ بھی چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ مودی جی میں اور ممتا بنرجی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ان کے لباس کو دیکھیں گے تو مودی جی کا جو لباس ہوتا ہے اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے، اور ممتا بنرجی کی جو ساڑی ہوتی ہے وہ ایک سیدھی سیدھی کاٹن کی ساڑی 1000 روپے بھی اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے. مودی جی جو شوز یا بوٹ زیب تن کرتے ہیں، پیروں میں پہنتے ہیں، اس کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی ہے. جبکہ ممتا بنرجی 200 یا 300 کی ایک سلیپر استعمال کرتی ہیں. اور ممتا بنرجی کے پاس جو لکھنے کے لیے پین ہوتا ہے وہ ایک 10 روپے کا ہوتا ہے، اور ہمارے مودی جی کے سوٹ میں اس کی جیب میں جو پین ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. مودی جی جو گوگلز یعنی عینک استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں ہوتی ہے، لیکن ممتا بنرجی کی جو گوگلز ہیں یا عینک ہے اس کی قیمت 2000-3000 ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، ایک شخص جو اپنے آپ کو چائے والا کہتا ہے، وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہا ہے، ایک سے ایک لباس زیب تن کر رہا ہے، کروڑا روپے کے یعنی اخراجات اس کے ہیں، دنیا بھر کا سفر کر رہا ہے، اور وہ ایک خاتون کے پیچھے سیدھی سادی خاتون ہے جس نے کمیونسٹوں کو ہرایا، کمیونسٹوں کے تقریباً 33 سالہ یا 37 سالہ اقتدار کا خاتمہ کیا، اس کے پیچھے پڑ گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اب کہتا ہے کہ میں 4 مئی کو بی جے پی جب حکومت کا حلف لے گی تو میں مغربی بنگال واپس آؤں گا. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اور 4 مئی تک کس کے ساتھ کیا ہو جائے یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آج کل جو طیاروں کے حادثات ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ جہاں تک مغربی بنگال کا سوال ہے، 1998 میں ممتا بنرجی نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی اور ٹی ایم سی قائم کی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے 2011، 2016، 2021 کے اسمبلی انتخابات میں ممتا بنرجی نے شاندار کامیابی حاصل کی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 2024 کے عام انتخابات میں مغربی بنگال کی 42 جو پارلیمانی نشستیں ہیں ان میں سے 29 نشستوں پر ٹی ایم سی نے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں 42 پارلیمانی نشستوں میں سے 23 نشستیں پر ٹی ایم سی نے کامیابی حاصل کی تھی. ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مغربی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی کا سوال ہے، 2011 کی مردم شماری کے مطابق وہاں پر مسلمان جملہ آبادی کا 27% ہے. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ 2021 کے اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی نے مسلمانوں کے 75 سے لے کر 83% ووٹ حاصل کیے تھے. اور آپ کو یہی بتانا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے 112 مسلم اثر والے حلقوں میں سے 106 پر ممتا بنرجی کی پارٹی نے کامیابی. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ کس طرح ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. ٹرمپ یہ کہتے ہیں، لیکن ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کیا وائٹ ہاؤس کا جو کرسپانڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اعزاز میں جہاں پر اشاعہ ترتیب دیا گیا وائٹ ہاؤس میں، آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی شخص ایک نہیں بلکہ دو گن لے کر اندر داخل ہوتا ہے، پھر گولی چلاتا ہے، پھر بچ جاتا ہے، اسے گولی نہیں ماری جاتی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ
ट्रंप को कत्ल करने के लिए आया था। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप जो ईरान का मुकाबला कर रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी क्या हाल ये है, तो वो ईरान का मुकाबला कैसे कर रहे होंगे, एक सवाल है। वैसे भी ईरान और अमेरिका की जो बातचीत है या अमन मुज़ाकरात है, उस बारे में भी जो खबरें हैं, ताज़ा तरीन खबरों के से हम आपको वाकिफ़ करवाएंगे। लेकिन जहाँ तक ट्रंप पर गोली चलाने का सवाल है तो आपको बता दूं कि ट्रंप पर गोली नहीं चलाई गई। वहाँ एक शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर काबू पा लिया गया और उस शख्स की शिनाख्त आपको बता दूं कि उसकी उस शख्स की शिनाख्त कोल थॉमस की हैसियत से की गई, जिसकी उम्र 31 साल बताई गई। वो एक साबिक टीचर है, लेकिन उसका कहना है कि मैं एक चाइल्ड मॉलेस्टर को और रेपिस्ट को और ट्रेटर को यानी गद्दार को, बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करने वाले को और एक जानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपको ये बता दूं कि ये अल्फाज उसने ट्रंप के ख़िलाफ़ अदा किए थे। लेकिन आपको बता दूं कि ट्रंप कहते हैं कि ये पागल है और ट्रंप के बारे में लोग कहते हैं कि ये पागल है। अब ये पागल है या वो पागल है, इसका फैसला तो दुनिया करेगी। लेकिन आपको बता दूं कि ट्रंप ने, एक सहाफ़ी ने उससे पूछा कि डू यू थिंक द सस्पेक्ट रोट अबाउट यू, तो क्या आप समझते हैं कि मुश्तबा जो शख्स है उसने आपके बारे में लिखा है ये चीज़ें, आपको जानी करार दिया है, आपको चाइल्ड मॉलेस्टर करार दिया है, आपको रेपिस्ट करार दिया है, आपको ट्रेटर गद्दार करार दिया है। तो ट्रंप कहते हैं आई एम नॉट ए रेपिस्ट, मैं जानी नहीं हूँ। और ट्रंप ये भी कहते हैं आई हैव नॉट रेप्ड एनीवन, मैंने किसी का रेप नहीं किया है। और ट्रंप ये भी कहते हैं आई एम इनोसेंट, हर कोई जो मुजरिम होता है, हर कोई जो मुल्जिम होता है, वही यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। तो बहरहाल ट्रंप ने ये बात की है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूंगे, जहाँ तक उस शख्स का सवाल है, उसने कह दिया है कि वो कभी किसी भी हाल में भी इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बहरहाल अब आपका फैसला है कि आप क्या करते हैं। लेकिन एक बात करूँ, आपकी जब बात आती है, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राज्यसभा के सदर नशीन ने आम आदमी पार्टी के कम अज़ कम 7 अरकान पार्लिमान यानी 7 अरकान राज्यसभा को के बीजेपी में इंज़माम को कबूल कर लिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को गद्दार करार दिया गया है, अशोक मित्तल उन्हें भी गद्दार करार दिया है। और आप देखेंगे हरभजन सिंह क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर, उन्हें बड़ी इज्जत के साथ आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन वो भी गद्दारों की फहरिस्त में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी का ये कहना है। संदीप पाठक हो या फिर विक्रमजीत साहानी हो या स्वाति मालीवाल या राजेंद्र गुप्ता हो, तमाम के तमाम को आम आदमी पार्टी ने गद्दार कहा है और कहा है कि इन लोगों को बीजेपी ने ख़रीदा है, उनके ज़मीर को ख़रीदा है और अब ये बीजेपी के मोहरे बने हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 अरकान थे, जिसमें से 7 ने इन्हराफ किया और फिर बीजेपी में उनका इंज़माम अमल में आया है। अब सिर्फ राज्यसभा के 3 अरकान आम आदमी पार्टी के बाकी रह गए, जबकि राज्यसभा में बीजेपी की जो तादाद है बढ़कर 113 हो गई है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि मोदी सरकार के 3 यार ईडी, सीबीआई, गणेश कुमार, ये नारा अरविंद केजरीवाल ने लगाया मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान। तो बहरहाल अब देखना यह है कि गद्दारों को सज़ा कैसे दी जाती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये भी कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत ने जिस तरह इन्हराफ का हवाला दिया है, हवा दी है राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के अरकान को बीजेपी में जम किया है, उसी तरह पंजाब हुकूमत के कम अज़ कम 40 से ज़ायद अरकान असम्बली जो हैं वो राघव चड्ढा के से राब्ते में हैं। और पता नहीं ये पैसों से या डरा धमका कर या ब्लैकमेलिंग कर या लालच देकर उनकी वफादारियाँ तब्दील कर ली जाएंगी। वैसे भी बीजेपी फिल वक्त काफ़ी बदनाम हो गई है और ये बदनामी का टोकरा उसे हो सकता है कि आर्जी तौर पर फ़ायदा दे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह यानी गर्मी की लहर से लोग परेशान हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं तेलंगाना में भी। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि दुनिया के 10 गर्म तरीन मुकामात की फहरिस्त में तेलंगाना के 4 मुकामात भी शामिल हैं, जिसमें रामागुंडम है, मंचिर्याल है, आदिलाबाद है और कुत्ता है। यानी दुनिया के 10 सर फहरिस्त गर्म तरीन मुकामात में आप अंदाज़ा कीजिए कि तेलंगाना के 4 मुकामात भी शामिल है। और आपको ये भी बता दूं कि
यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत बताया जाता है। वैसे भी नाज़रीन, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम हो तो ज़रूरत के लिहाज से बाहर निकलिए अपने घरों से, वरना आप अपने घरों में ही आराम से रहिए, वरना ये जो गर्मी है, ये जिसकी शिद्दत है वो बहुत ख़तरनाक है। वैसे भी नाज़रीन, आपको एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी मियाद में, यानी तीसरी मरतबा कामयाब हो बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म ओहदे का जायज़ा लेने के बाद तेलंगाना का 10 मई को पहला दौरा कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि मनमूर जो एयरपोर्ट है उसके कामों का आगाज़ भी किया जाएगा। MMTS फ़ेज़ 1 जो है और क़बायली यूनिवर्सिटी उसका भी संग बुनियाद रखेंगे। तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के जो मालियाती प्रोजेक्ट हैं उनका संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म रखेंगे और सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़े जलसे आम से भी वो खिताब करने वाले हैं। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने ये बात बताई है। वैसे भी नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है ये भी बताते हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका यानी गैर मुनसिफाना, गैर वाजबी मुतालबात करते हुए मुज़ाकरात को नाकाम बना रहा है, मुज़ाकरात को यानी सबोताज कर रहा है। लेकिन मुज़ाकरात को सबोताज कर अमेरिका नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसराइल कर रहा है। और इसराइल की ईमा पर अमेरिका हर धर्मी का मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि सदर ट्रंप ने आज नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करने का ऐलान किया है, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये बता दूँ कि ईरानी जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने वाज़ेह किया है कि धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहिए और ना ईरान इस तरह के मुज़ाकरात में शामिल होगा। एक तरफ आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, और दूसरी तरफ अमन मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो इस तरह की बचकाना हरकतें हैं, इसलिए ईरान इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगा और ना ही हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने ये बात की है। और वो भी बता दूँ कि ईरान को जो भी ट्रंप का कहना है कि ईरान को जो भी चला रहा है उससे मामलात करने, उससे बातचीत करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और अब देखना यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बात करते हैं, काम एक करते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि अब हिंदुस्तान के बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकाई है। तो यानी सेंचुरी मुकम्मल करने वाले हैं, इस तरह के दावे की। और ट्रंप ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग अगर नहीं रुकाते तो जौहरी जंग के ये करीब पहुँच गए थे दो ममालिक। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था ट्रंप से कि अगर आप मुदाखलत नहीं करते तो लाखों लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हुई उसमें 11 तैयारे मार गिराए। लेकिन ट्रंप में इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो ये बताएं कि 11 तैयारे किसके थे और हिंदुस्तान के कितने तैयारे गिरे और पाकिस्तान के कितने तैयारे गिरे हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि ये ट्रंप है और ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं और उनकी किसी बात पर भी यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है, हैदराबाद के बारे में कहा जा रहा है ये भी अफवाहें भी हो सकती हैं, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर और ख़ास तौर पर ओल्ड सिटी है, वहाँ पर पेट्रोल बंक्स जो है या पेट्रोल पम्प्स जो हैं उनमें पेट्रोल नहीं है, बंद है, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन हम आपको तहक़ीक़ करके बताएंगे कि हैदराबाद में पेट्रोल पम्प्स के क्या हालात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक पेट्रोल पम्प का सवाल है, ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों ने सारी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की किल्लत और गैस की किल्लत पैदा कर दी है। ख़ास तौर पर जो ये यूरोपीय ममालिक हैं, मगरबी ममालिक है और तीसरी दुनिया के ममालिक जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, साउथ कोरिया वगैरह वो भी शामिल है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन, हम आपको एक बहुत ही अहम खबर की तरफ ले जा रहे हैं और आपको ये बता दें कि मीडिया ने इस खबर पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। इसलिए दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि हमारे मरकज़ी हुकूमत के यानी हिंदुस्तान के मुशीर क़ौमी सलामती अजीत दोवल को कौन नहीं जानता। अजीत दोवल जो हैं वो तकरीबन 7 बरसों
سالوں تک پاکستان میں بحیثیت ہندوستانی جاسوس قیام کیے، اس لیے انہیں جیمز بانڈ کہا جاتا ہے، ہندوستان کا جیمز بانڈ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اجیت دوول کہا جاتا ہے کہ 3 بااثر شخصیتوں میں مودی اور امت شاہ کے بعد اگر کسی بااثر شخصیت کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ یعنی اجیت دوول ہے، اور اجیت دوول جو ہیں وہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اجیت دوول نے آپریشن بلو اسٹار جو سکھوں کے خلاف ہوا تھا اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور جس میں آپ کو بتا دوں کہ سنت بھنڈرا والا اور اس کے ساتھی مارے گئے تھے۔ تو بہرحال فوج یعنی آپریشن بلو اسٹار کے دوران یعنی وہاں پر یعنی سنہری گردوارہ میں داخل ہو گئی تھی، اس کے بعد 84 میں اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا، تو بہرحال ان کے ہی سکھ باڈی گارڈوں کے ہاتھوں ان کا قتل ہوا تھا۔ تو اجیت دوول کا آپریشن بلو اسٹار میں اہم کردار رہا۔ اب بتا دوں کہ اجیت دوول سے مسلمانوں کے ایک 14 رکنی وفد نے یعنی ظفر سریش والا کی قیادت میں ملاقات کی۔ ظفر سریش والا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا گجرات سے تعلق ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ قریب کیا سمجھے جاتے ہیں، سب اپنے مفادات کے غلام ہوتے ہیں اور اپنے ضمیر کو فروخت کر کے اپنے مفادات کا یعنی حاصل کر لیتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر کے، اپنے ایمان کا سودا کر کے یہ اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے ہی 14 مسلمانوں نے یعنی مشیر قومی سلامتی اجیت دوول سے ملاقات کی، جس میں آپ کو بتا دوں کہ جس میں ابرال الحق عراقی جو ہیں جرمن اسٹیل کے CMD ہیں وہ موجود تھے، فاروق پٹیل KP گروپ فاؤنڈر ہے اور چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ جنید شریف ہے، نیٹن والز چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور GLS سوئچ گیئر کے ظفر لاری وہ بھی اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور جماعت الطاف صادق کوڈ بول کر ہیں، یہ داؤدی بورہ کے لیڈر ہیں، اور پھر آپ کو بتاؤں ظہیر قاضی انجمن اسلام کے صدر ہیں، اس کے علاوہ کوثر جہاں حج کمیٹی انڈیا کی سربراہ ہیں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی نعیمہ خاتون کے ساتھ ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے، اپنے آپ کو وہ یہ محترمہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کہتی ہیں، سمینہ شیخ، وہ بھی اس موقع پر موجود تھی۔ 1.5 گھنٹوں تک بات چیت ہوئی، اور 1.5 گھنٹوں تک بات چیت میں مسلمانوں کے مسائل زیر بحث آئے۔ اس موقع پر اجیت دوول نے ان 1.5 گھنٹے کے خیالات کی آگاہی سماعت کے بعد پرسکون انداز میں سماعت کی، اس کے مسائل کے حل بھی بتائے، اور بعد میں انہیں کہا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے آئے ہیں اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈوبیں گے تو ایک ساتھ، تیریں گے تو ایک ساتھ، یعنی جئیں گے تو ایک ساتھ، مریں گے تو ایک ساتھ۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ بات تو بہت اچھی ہے کہنے کے لیے، لیکن کہنے میں اچھی دکھتی ہے، لکھنے میں اچھی دکھتی ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ شمالی ہند کی بات کرتے ہیں، BJP زیر اقتدار ریاستوں کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب و جانبداری اور امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، اور اینٹی مسلم جو قوانین ہے اسے لایا جا رہا ہے۔ خود ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم مسلم یعنی یکساں سول کوڈ لائیں گے اور مسلمانوں کے جو خلاف جو بھی بلز ہوتے ہیں وہ لائیں گے۔ ایون مغربی بنگال میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں شہریت ترمیمی قانون لائیں گے، جبکہ وزیر اعظم بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہریت ترمیمی قانون مذہب پر مبنی قانون ہے اور دستور ہند کبھی یہ اجازت نہیں دیتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری عدالتیں کیوں خاموش ہیں، اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیتی۔ تو بہرحال ہم اس طرح کا پوسٹ مارٹم کرتے رہیں گے اور حق کی بات کرتے رہیں گے، سچ کی بات کرتے رہیں گے، یہی ہمارا فریضہ ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔